गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। जैसा कि पिछली कक्षा में आपने नर्स समीकरण पढ़ा था, हम फिर से उसको रिवाइज करते हुए कुछ अन्य नर्स समीकरण सांद्रता सेल के भी लिए भी नर्स समीकरण की बात करेंगे और साम्य स्थिरांक के और आपके सेल के इलेक्ट्रोड विभव या सेल विभव में क्या संबंध होता है उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो हमने आपको अब तक क्या पढ़ाया, नर्स समीकरण में एक एक करके आपको सूत्र देख लिए जाएं। तो पहला देखें, पहला आपने सूत्र पढ़ा होगा, जब आपका एकल इलेक्ट्रोड होगा, एकल इलेक्ट्रोड का मतलब कहने का तात्पर्य रहा होगा कि एकल इलेक्ट्रोड जब रहा होगा तो कोई भी आपने अपचयन वाली प्रवस्था को ले लिया होगा। जैसे कोई धातु N है, उस पर N प्लस है, आपने N इलेक्ट्रॉन उसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया, धातु मुक्त अवस्था में चला गया। इसके लिए आपने नर्स समीकरण क्या पढ़ा होगा, तो आपने इसके लिए नर्स समीकरण पढ़ा होगा, E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF log बेस E 1 अपॉन Mn पे प्लस। बहुत लोगों की समस्या रहेगी सर 1 कैसे लिख दिया गया, तो आपने कभी रिएक्शन की बात करें साम्य स्थिरांक में भी आपने पढ़ा होगा कि इसके लिए क्या आपको साम्य समीकरण मिलेगा, तो आप कहते हो Kc बराबर कंसंट्रेशन ऑफ m के पावर m अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ m की पावर n प्लस। आप जानते हो जब भी किसी धातु की बात करते हैं और धातु ठोस अवस्था में होता है तो उसके सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, और सांद्रता परिवर्तन न होने के कारण उसका मान, क्योंकि हमने आपको बताया है बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है सक्रिय द्रव्यमान, मोलर सांद्रता, जिसको आप कंसंट्रेशन ऑफ m, कंसंट्रेशन ऑफ Mn पे प्लस कक्षा 11 में आपने आयनिक स्थिरांक में आयनिक साम्य अवस्था में पढ़ा होगा, आयनिक साम्य अवस्था में पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने देखा होगा इसका वैल्यू 1 होता है तो उन्हें 1 रख दिया है। आपने कहा सर लॉग का बेस क्या कर दिया है, आपने लॉग का बेस 10 कर दिया, लॉग का आधार 10 करने पर आपने इस समीकरण को अच्छे से हल किया होगा तो पाया होगा E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10 1 अपॉन Mn पे प्लस। हमने ये समीकरण बताया होगा, इसमें और भी हमने चूज कराए होंगे। यदि आपको टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर दे दिया जाए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जिसको आप कहते हो सर T बराबर 25 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात कैपिटल T बराबर 298 केल्विन पर यदि आपने सब कुछ हल किया होगा तो T का मान ये रख लेना, फैराडे नियतांक का मान 96,500 रख देना कूलम, और आप R का मान 8.3145 रख देना। जब इन सारी वैल्यूओं को इसमें रख के हल करोगे तो ये समीकरण छोटा हो जाएगा, जो कि आपके याद करने की बात आएगी तो याद करने में सहूलियत देगा। ये आपको याद करना होगा, चाहे याद कर लो चाहे समझ लो, बात वही है। यही है आपको सवाल लगाने के लिए, तब जब आपको T बराबर 25 दिया है, तब यदि T का मान 25 नहीं दिया है, 298 केल्विन नहीं दिया है, तो आप इस समीकरण से हल करेंगे। हमने आपको कौन सा समीकरण बताया, एकल इलेक्ट्रोड जिसमें क्या हो रहा है, ये अर्ध सेल अभिक्रिया है। क्या है, अर्ध सेल अभिक्रिया। अर्ध सेल मतलब एकल इलेक्ट्रोड की बात करेगा, अर्ध सेल अभिक्रिया के सेल विभव की बात करेगा, इलेक्ट्रोड विभव की बात करेगा, तो कौन सा नर्स समीकरण लगाया जाएगा, ये लगाया जाएगा। यहाँ तक आपको बात क्लियर है। फिर से मैं बता दूं, एकल इलेक्ट्रोड होगा, सपोज दैट एग्जांपल के रूप में हमने Cu पे 2+ ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा दिया, Cu मुक्त अवस्था में आ गया, तो हमको इसमें रखना है तो कुछ नहीं करना, केवल यहाँ पे Cu पे 2+ आयन रख देना और
इसमें जाना 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहाँ पर रख देना जो भी इसकी सांद्रता दी रही मोल प्रति लीटर में वो 0.1 दिया रहेगा, 0.002 दिया रहेगा, वहाँ रखिए और ऐसा हल कर दीजिए, लागत लीजिए, हल हो जाएगा, टेंशन नहीं लेंगे आप। एक तो एकल इलेक्ट्रोड के लिए होगी। चलिए दूसरी बात करते हैं, दूसरा नट समीकरण ने आपको क्या बताया उस पर भी बात कर लें। दूसरा हमने आपको फिर से बताया होगा, पूर्ण सेल अभिक्रिया की बात किया हो, पूर्ण सेल अभिक्रिया की बात किया हो। ये तो एकल इलेक्ट्रोड की था, अब पूर्ण सेल अभिक्रिया की बात कर रहा है, A धन B बराबर C धन B की बात कर रहे हैं, इस तरह आपकी बात कर रहे हैं। इसको हम यहाँ पे हटा दें और कोई एग्जाम्पल लिया जाएगा, वो जो हम एग्जाम्पल में लेके पूर्ण सेल अभिक्रिया लेना है तो हम ले लेते हैं Cu2 प्लस Zn इज इक्वल टू Cu प्लस Zn2 प्लस। आपने देखा समीकरण वैसे है कि ऐसा ले लिया, ये क्या है एक्वस फॉर्म में है, ये है एक्वस फॉर्म में, और ये दोनों क्या है सॉलिड फॉर्म में। तो सॉलिड फॉर्म में होंगी तो इनकी सांद्रता में परिवर्तन को आप नहीं समझेंगे और नहीं करेंगे। और इसके लिए पूर्ण सेल अभिक्रिया के लिए नॉट समीकरण हमने क्या बताया होगा, तो नॉट समीकरण देखिए क्या हमने क्या क्या बताया होगा। हमने पहला आपको बताया होगा, वीडियो आप देख रहे होंगे डेली तो जरूर बताया होगा, ई सेल बराबर पूर्ण सेल के लिए बात कर रहे हैं, सेल विभव माइनस RT अपॉन NF log base 10 रेड अपॉन ऑक्स, ये भी बताया होगा, या इसको एक छोटे रूप में भी बताया होगा, इस सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF log बेस EQ बताया होगा, ये भी बताया होगा। इसको और भी आपको आसान बताया होगा कि सर जी इसको log का आधार 10 रख दिया जाए तो क्या हो जाए, log का आधार 10 रखने पर आपने पाया होगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF की जगह अब क्या हो जाएगा 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, RT अपॉन NF log base 10 रेड अपॉन ऑक्स। हमने इसको और छोटा बताया होगा तो क्या बताया होगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ये देखिए सेल का सेल विभव है, पूर्ण सेल का सेल विभव है, ये मानक सेल विभव है 2.303 RT अपॉन NF log base 10 राइट अपॉन लेफ्ट, ये भी आपको बताया गया। अब कह रहे हैं लेफ्ट अपॉन राइट कर देंगे तो क्या ये चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, हम सवालों में उस पर भी डिस्कस करेंगे, ये हमने आपको बताया। और यदि स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात यहाँ पर भी आ जाएगी तो आपको अधिकतर स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे भी सवाल कराए जाएंगे, और T बराबर 298 केल्विन की बात करता है तो फिर से आप फैराडे नियतांक का मान 96,500 रख लेना, और R का मान जो गैस स्थिरांक है उसका मान 8.314 जूल प्रति डिग्री प्रति मोल रखकर हल करना। हल करोगे तो ये सब छोटा वैल्यू हो जाएगा, कम हो जाएगा E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन यंग की बात बार बार आ रही है ना, तो यंग का मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों का हेरफेर हुआ है, जितना ऑक्सीकरण और जितना अपचयन दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब ऑक्सीकरण अपचयन की पूर्ण अभिक्रिया हो रही है, सेल अभिक्रिया हो रही है तो बराबर इलेक्ट्रॉन या तो दिए जा रहे होंगे या लिए जा रहे होंगे, तो यंग की वैल्यू ऑक्सीकरण के लिए भी वही होगी, अपचयन के लिए भी होगी, क्योंकि संतुलित करके ही हमें रखना है यंग की वैल्यू, और log base 10 R अपॉन L राइट अपॉन लेफ्ट बताया होगा पिछली वीडियो में। राइट और लेफ्ट किसका देखते हैं, तो सेल अभिक्रिया का देखते हैं, सेल आरेख का नहीं देखते, सेल अभिक्रिया से देखते हैं राइट और लेफ्ट।
क्यों? अब कहो कि सर कंसंट्रेशन की बात आई, तो फिर से हम बात कर देते हैं यहाँ पर Kc का मान क्या होगा, तो कहता है कंसंट्रेशन ऑफ Cu कंसंट्रेशन ऑफ Zn P2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu P2 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Zn। तो जो सॉलिड स्टेट में है इनकी सांद्रता क्या हो जाएगी 1, बचा क्या राइट अपॉन लेफ्ट, यही हमको करना होगा। देखो राइट ये है, लेफ्ट ये है, राइट अपॉन लेफ्ट कर लेंगे आप, जहां तक समझ में आया होगा। फिर से कह रहा हूं राइट ये राइट, क्योंकि ये सेल अभिक्रिया है, सेल अभिक्रिया का राइट पोर्शन में एक्वस मीडियम में जिसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है वो राइट में Zn है, Zn के ऊपर रखेंगे, Cu को कहां लेफ्ट साइड में है इसको नीचे रखेंगे। इसके लिए जो सेल आरेख होता है वो सेल आरेख भी जान लें, ये होता है Zn/Zn/2 प्लस, ये शॉर्ट ब्रिज का सिंबल होता है, और Cu/2 प्लस Cu, ये एनोड पर होने वाली घटना है और ये कहां घटना है कैथोड पर होने वाली घटना है। एनोड कैसा होता है ऋण और कैथोड कैसा होता है धन, इतना ही आपको गैल्वेनिक सेल में बतलाया गया। फिर से अब कहते हैं सर जी इससे और मदद से क्या निकाल पाएंगे, तो देखिए ध्यान से, मैं बार बार कह रहा हूँ लाख का आधा 10 करने के लिए इतने से मल्टीप्लाई किया। चले तीसरा हम आपको जो बतलाए हैं उसमें क्या क्या परिवर्तन करके एक नया समीकरण प्राप्त करेंगे, ये तीसरा बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पिछली वीडियो को आप देखेंगे उसमें कौन क्या है बतलाए गए हैं, हम यहीं से इसको ही ले लेते हैं। कहता है कि सेल का सेल विभव बराबर मानक सेल विभव। बहुत लोगों की प्रॉब्लम होगी सर मानक सेल विभव कैसे निकालते हैं, यहाँ पे इस पर सवाल भी लगाया गया है, किसी सेल का सेल विभव मानक सेल विभव निकालना है तो हमने बताया है E कैथोड माइनस E एनोड, E राइट माइनस लेफ्ट, E राइट माइनस E लेफ्ट से भी निकाल सकते हैं और इसी से निकाला जाएगा सवालों में, देखिएगा हम दिखाएंगे आप। कह रहा है कि सेल बराबर E नॉट सेल RT अपॉन NF, यही ले रहे हैं हम, लॉग बेस E Q। तो सर Q क्या है, Q है अभिक्रिया भागफल रिएक्शन कोएफिशिएंट। कहाँ पढ़ा है ये, पढ़ा है आपने साम्य अवस्था में, अभिक्रिया भागफल। कहता है इनके साम्यावस्था में, साम्यावस्था में, साम्यावस्था में, साम्यावस्था क्या होता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो, अगर अभिक्रिया की दर विपरीत अभिक्रिया की दर के बराबर हो, समय के साथ परिवर्तित उसकी सांद्रता न हो, साम्यावस्था में कहलाता है। कोई भी निकाय, निकाय का मतलब जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, कोई सेल की बात कर रहे हैं, सेल में सांद्रता परिवर्तन नहीं हो रहा है, उन केस में क्या होगा, कह रहा है कि जब अभिक्रिया भागफल का मान साम्य स्थिरांक के मान के बराबर हो, Kc के मान के बराबर हो, उस केस में सेल का सेल विभव शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। तो शून्य इस पर रखिए, पहली बात इसको कन्वर्ट कर लीजिए, कन्वर्ट किस में करना, इसको लाख का आधार 10 कर दीजिए, हम लाख का आधार 10 कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसी को ले आ रहे हैं हम, लाख का आधार 10 रखने पर इसमें क्या चेंजेस कर दोगे, क्योंकि जगह नीचे हमने लिख दिया है इसलिए हम मिटाना नहीं चाहते। 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10 की हो जाएगा, क्योंकि सवाल लगाने के लिए हमको लाख का आधार 10 रख के ही करना होगा, क्योंकि सरणी से मिलेगा। अब हमें सेल का सेल विभव क्या प्राप्त हो गया, शून्य। तो मानक सेल विभव माइनस 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10 Q। Q की जगह हमने क्या रखा दिया है, Kc। तो आपको कह नहीं सकते क्या
ई नॉट सेल बराबर 2 पॉइंट, क्योंकि ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, RT अपॉन NF log base 10 AC। तो कोई पढ़ा लिखा मनई आपसे पूछ दिया, बताओ मानक सेल विभव, मानक सेल विभव व मानक सेल विभव और साम्य स्थिरांक में संबंध क्या होगा? तो आप कहोगे सर जी यही होगा। अब यहां पर भी बात आ गई कि सर जी इसको हल करना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात कर दिया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, मतलब कैपिटल T बराबर 298 केल्विन दे दिया गया, तो क्या करेंगे? बेहोश हो जाएंगे? तो अभी नहीं, हल करने का प्रयास करेंगे। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? E सेल बराबर 0.0591 अपॉन n log base 10 AC। इससे भी हल कर पाएंगे। ये भी आपको हल करने के लिए जब साम्य स्थिरांक पूछ दिया जाएगा निकायेगा तो भी आप यहाँ से हल कर पाएंगे। ये हुआ आपका नॉट समीकरण नंबर 3। फिर से कह रहे हैं, सब समझ रहे हैं आप? हमारा सिर्फ वही है नॉट समीकरण, उसी में आप परिवर्तन कर रहे हैं। लाइफ का आधा 10 कर दिया, 10 करने पर क्या हो जाएगा? ये आएगा समीकरण। यदि साम्य अवस्था में निकाय है तो अभिक्रिया भागफल का मान साम्य स्थिरांक के मान के बराबर होगा और ई सेल बराबर 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो रखिए और हल करिए, आपको सूत्र मिल जाएगा जो तीसरा वाला आपका नॉट समीकरण हो जाएगा। अब बात करते हैं सांद्रता सेल के लिए नॉट समीकरण। सांद्रता सेल के लिए नॉट समीकरण। सांद्रता सेल के लिए नॉट समीकरण की बात आई तो दिमाग एकदम कंसंट्रेट कर लीजिएगा। सांद्रता सेल के लिए नॉट समीकरण, तो दिमाग एक कंसंट्रेट कर लेंगे। बात करेंगे जब सांद्रता सेल की, तो जब दो सेल की बात करेंगे, दो इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो भिन्न भिन्न धातुओं का इलेक्ट्रोड लेते थे ना। अब तक आपने जिंक ले लिया, कॉपर ले लिया, चाहे निकल ले लिया, कैडमियम ले लिया, अलग अलग धातुओं की आपने सेल बनाए थे मिलाकर। यहाँ पर कह रहा है सेम धातु, मान लिया ये भी कॉपर तो ये भी कॉपर और एक पूर्ण गैल्वेनिक सेल का निर्माण कर लिया। अब कहता है कि सांद्रता सेल बना रहे हैं हम, सांद्रता सेल पूछ दिया गया तो भी बता पाएंगे और नॉट समीकरण तो बता नहीं। कह रहा है कि सर भिन्न भिन्न धातु के इलेक्ट्रोडों की बजाय समान धातु के इलेक्ट्रोड को भिन्न भिन्न सांद्रता वाले, ये क्या है? मान लिया x सांद्रता है, x कंसंट्रेशन है, इसकी सांद्रता क्या है? x, और इस विलयन की सांद्रता क्या है? y। कंसंट्रेशन इसका क्या है? y। तो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन हों और उसमें समान धातु के इलेक्ट्रोड डुबाए जाएं तो इस प्रकार का सेल क्या होता है? सांद्रता सेल होता है। और इसमें भी ईएमएफ की बात होती है, क्योंकि सांद्रता परिवर्तन होगा तो ईएमएफ आएगा। और कैसे आएगा उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। मान लिया, अब माना नहीं, यहाँ समझ लिया, ये लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट वाला लेस कंसंट्रेशन का होगा। जो लेस कंसंट्रेशन का होगा, कम सांद्रता का होगा, कम सांद्रता का विलयन, कम सांद्रता का विलयन होगा, उसमें जो धातु डूबी होगी वह एनोड का कार्य करेगी। किसका कार्य करेगी? एनोड का कार्य करेगी। और जो ज्यादा सांद्रता वाला है, ये ज्यादा सांद्रता हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है, उच्च सांद्रता वाला
विलयन है, सांद्रता का विलयन है, तो यह धातु का कैथोड बन जाएगा, धन ध्रुव बन जाएगा। अब आप सेम प्रोसेस अपना सकते हैं, सेम प्रक्रिया को बोल सकते हैं कि सर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा और उसके उल्टी दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होगा, और ये कौन सा सेल बन गया? सांद्रता सेल, सांद्रता सेल बन गया। अब इसके लिए हमें बात करनी है किसकी? नॉर्थ समीकरण की। तो नॉर्थ समीकरण क्या होता है? तो इसके लिए नॉर्थ समीकरण जान लें कि सेल बराबर से धातु है, सीधे डायरेक्ट 2.303 RT अपॉन NF log base 10 C1 by C2, C1 by C2। C1 यहाँ किसका कार्य करेगा? कैथोड का। C1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? कैथोड को। और C2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? एनोड को। कहने का मतलब C1 और C2 कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। फिर से वही आ गई बात, राइट अपॉन लेफ्ट, राइट अपॉन लेफ्ट सेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ। तो कैथोड अपॉन एनोड, C1 क्या है? कम, सॉरी अधिक सांद्रता, और C2 क्या है? कम सांद्रता। आप इसको रखेंगे और आपका सवाल हो जाएगा हल। ये है सांद्रता सेल। सांद्रता सेल में आपको कोई भी दिक्कत हो बेझिझक पूछ सकते हैं आप। फिर से कह रहा हूँ, C1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो C1 रिप्रेजेंट करेगा तनु विलयन की मोलर सांद्रता को, और C2 क्या करेगा? C2 रिप्रेजेंट करेगा अधिक सांद्रता वाले विलयन की मोलर सांद्रता को। इससे सवाल, सॉरी गलत कर दिया हमने, बात कर रहे हैं C1 की बात कर रहे हैं। तो C1 क्या है? C1 अधिक सांद्रता वाले विलयन की मोलर सांद्रता है, और C2 क्या है? C2 है कम, मतलब तनु विलयन की मोलर सांद्रता। इस पर दोनों पर डिस्कस कर लेंगे, सवाल लगाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब बात करता है एक और सूत्र की, जिस सूत्र को भी आप अभी पढ़ चुके हैं, और उसमें क्या परिवर्तन कर दें। कभी कभी पूछ दिया गया कि सेल द्वारा किया गया अधिकतम कार्य की गणना करो, तो उसकी गणना कैसे करोगे? तो उसको भी गणित कर लेते हैं। बात करते हैं सेल द्वारा किए गए अधिकतम कार्य। सेल द्वारा किए गए अधिकतम कार्य की गणना कैसे करोगे? तो इसके लिए एक सूत्र याद रखना ना, वो सूत्र हो जाएगा डेल्टा जी बराबर माइनस, ये सिंबल याद रखना, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये तब लगाएंगे जब सब स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड नहीं होगा तो डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल। ये सेल का सेल विभव है, यह क्या है? ये क्या है? सेल का सेल विभव है। यह क्या है? 96,500 कूलम है। यन क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या जो भाग ले रही है, जितना ऑक्सीकरण उतना ही अपचयन में भाग लेगी। और डेल्टा जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा, उसकी गणना भी इस सूत्र की सहायता से किया जा सकता है। इस सूत्र को भी वहीं से लिया गया है जहाँ से सबको लिया गया है, क्योंकि आपने कक्षा 11 में ये पढ़ा होगा। ये इतना बराबर होता है 2.303 RT log AC।
जितना आपने पढ़ा हो, ठीक है। माइनस में ये भी सिंपल रहेगा, तो ये आपको वहां से लेना नहीं है। यदि जानना है तो इसको भी इंक्लूड कर लीजिए और जान लीजिएगा। एक अच्छा 11 में आपको सूत्र पढ़ाया गया होगा जहाँ गिब्स ऊर्जा की गणना कराई गई होगी साम्यावस्था में, वहां पर इस सूत्र को बताया गया होगा। इतना आप समझ गए हैं, तो चलते हैं सवालों की तरफ। सवालों में आ जाएंगे तो सवालों में बात करेंगे पहले एकल इलेक्ट्रोड की, फिर पूर्ण सेल की। हम बहुत सारे सवाल बताएंगे, एक तो आपको करने के लिए भी दिए जाएंगे और इसमें से सांद्रता सेल से भी यदि रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा आपके बुक में तो उसको भी कराएंगे, ठीक है।